हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो आज हम बात करने वाले हैं टोकनाइजेशन की। जब भी हम एलएलएम्स की बात करते हैं, हमें हमेशा दो चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। पहला, कितने टोकन्स एलएलएम कंज्यूम कर रहे हैं। दूसरा, वो टोकन्स कितनी कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है। अगर मैंने अभी इन दिनों ये वीडियो बनाने के बारे में क्यों सोचा, क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली एक पोस्ट देखा जिसमें ये एक बात बोली गई है कि जो टोकन मैक्सिंग है या फिर कंजम्पशन ऑफ टोकन टू इट्स मैक्स आजकल कंपनी में ट्रेंडिंग है। कंपनीज क्या कर रही है, कंपनीज आर चेकिंग प्रोडक्टिविटी बाय ट्रैकिंग हाउ मेनी टोकन्स एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय हैज कंज्यूम्ड। बेसिकली हो क्या रहा है ना कि कंपनीज को लग रहा है कि सबसे बड़ी बात, एक रेस चल रही है। ठीक है। तो कंपनीज को क्या लग रहा है, कंपनीज को लग रहा है कि हमें भी एआई नेटिव होना है। ठीक है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग पुश कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को कि तुम क्लॉड कोड यूज करो, तुम जेमिनाई का असिस्टेंट यूज करो, या फिर तुम को पायलट यूज करो, या एक्स वाई जेड कर्सर यूज करो। ठीक है। उससे हो क्या रहा है, उससे एम्प्लॉयज पे एक क्या बोलते हैं, एक फोर्स आ रहा है या फिर एक प्रेशर आ रहा है कि उनको यूज करना है एआई टू कोड और टू डू देयर डेली नेटिव टास्क। ठीक है। बट अब इसमें एक दिक्कत है, अगर आप सिर्फ कंपनी को एआई नेटिव बनाने के लिए बस ये चेक कर रहे हो कि आपका एम्प्लॉय कितना टोकन कंज्यूम कर रहा है, और इस बेसिस आप कह रहे हो कि वेदर यू आर बिकमिंग एन एआई नेटिव कंपनी और नॉट, सो ये गलत है। क्यों? बात ऐसी है ना कि टोकन मैक्सिंग या यू कंजप्शन ऑफ मोर टोकन इज नॉट इक्विवेलेंट टू यू आर बिकमिंग एन एआई नेटिव। नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है। कंपनी एआई नेटिव कब बनती है, पहली चीज ये समझो। कंपनी एआई नेटिव तब बनेगी जब आपका जो 70 to 80% वर्कफोर्स है, या फिर जो आपका जो भी डिलीवरेबल्स है, वो कंप्लीटली एआई ड्रिवन है। ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको टोकन मैक्सिंग करनी है। ये एक वियर्ड ट्रेंड चल रहा है आजकल मार्केट में। तो जिसका इफेक्ट क्या हो रहा है, अब टोकन मैक्सिंग इशू नहीं है। ठीक है, आप अपना टोकन कंज्यूम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप दुनिया भर के प्रॉम्प्ट लिखो, दुनिया भर के एक्स वाई जेड चीजें करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट द इश्यू इज, अगर आपने कभी न्यूज नहीं होगी कि उबर्स एंथ्रोपिक एआई पुश हिट्स अ वॉल। बेसिकली जो उबर है, उसने अपना एंथ्रोपिक 2026 का बजट खत्म कर दिया है विद इन सर्टेन मंथ्स। अभी 26 को स्टार्ट हुए 4 मंथ्स ही हुए हैं, और जो उनका पूरा 2026 का बजट था वो खत्म हो चुका है। क्यों? इसके XYZ रीजंस और हैं, बट वन ऑफ द मेजर रीजन इज कंपनी क्या आज कर रही है, कंपनी बस अपने एम्प्लॉयज को पुश कर रही है कि तुम एआई को यूज करो और टोकन मैक्सिंग करो। देयर इज अनदर रिसर्च इन विच MIT रिपोर्ट सेज 95% ऑफ द जनरेटिव एआई पायलट्स एट कंपनीज आर फेलिंग। वो क्यों फेल हो रहे हैं? क्योंकि वो एक प्लान वे में पायलट नहीं कर रहे एआई सॉल्यूशंस को अपनी कंपनीज में। ठीक है। वो वन ऑफ द मेजर इश्यूज हो रहा है कि कंपनी फेल कर रही है उस चीज में। वो ले तो आते हैं, क्योंकि सब्सक्रिप्शन लेना इज नॉट अ बिग थिंग। सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो किसी भी चीज का, बट उस सब्सक्रिप्शन को सस्टेनेबली कैसे आप आगे चलाओगे, दैट मैटर्स अ लॉट। ठीक है। अब बात करते हैं कि ठीक है, चलो कंपनीज चाह रही है कि हम एआई सॉल्यूशन को यूज करें, और उसके बाद वो चाह रहे हैं कि कंपनी सस्टेनेबली भी ग्रो करे। तो अगर आप कंपनी को एआई नेटिव बनाना चाह रहे हो, तो आपको एक सस्टेनेबल वे में एआई नेटिव बनाना है उस कंपनी को। तो एआई में या फिर एलएलएम्स में सबसे मेजर इशू एक चीज है, जो है कॉस्ट। अब कॉस्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके टोकन्स कंजप्शन से। ठीक है, इस बात को समझो। कॉस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टोकन कंजप्शन के। अगर टोकन्स बढ़ेंगे तो कॉस्ट भी बढ़ेगी। अब टोकन्स क्या होते हैं? बेसिकली टोकन्स का मतलब होता है कि कितना आप जो इनपुट है या आउटपुट है वो जनरेट करा रहे हो। ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर मैंने एक लिखा है एक एग्जांपल कि हेलो माय नेम इज पीयूष। ठीक है, माय नेम इज पीयूष, मैंने ये लिखा। ठीक है। अब टोकन्स, इसमें कितने टोकन्स है, ये इसमें पहली बात, इसमें कितने वर्ड्स हैं? इसमें 1 2 3 4 वर्ड्स हैं। ठीक है। बट क्या इसमें 4 ही टोकन्स है, या फिर चलो लेट्स काउंट इसमें कैरेक्टर्स कितने हैं। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 कैरेक्टर्स हैं। बट क्या इसमें 14 टोकन्स है? नहीं। इट इज नॉट नेसेसरी कि इसमें 4 टोकन्स हो या इसमें 14 टोकन्स हो। नहीं,
टोकन्स कैसे डिपेंड करते हैं? टोकन्स ये भी एक टोकन हो सकता है माई एन, या फिर माई नेम एक टोकन हो सकता है, इस पीयूष एक टोकन हो सकता है, या माई नेम इज एक टोकन हो सकता है और पीयूष एक टोकन हो सकता है। तो मतलब इसमें 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, अगेन डिपेंडिंग ऑन व्हाट एलएलएम यू आर यूजिंग। बट अगर एक ही इनपुट है तो इसमें आपने 4 टोकन्स यूज कर लिए। सो टोकन समझ में आ गया आपको कि टोकन होते क्या हैं। नाउ अगर आप टोकन्स का कंजम्पशन बढ़ा देते हो तो आपकी कॉस्ट अपने आप बढ़ रही है, और यही इश्यू आ रहा है कि कंपनीज एआई नेटिव तो होना चाह रही हैं, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम अगर सिर्फ डेवलपर्स को पुश करेंगे कि बस तुम एआई सोल्यूशन यूज लो, एआई सोल्यूशन यूज लो, तो वो जबरदस्ती की कॉस्ट ले आएंगे आपके साथ, अपने एआई यूजर्स के साथ में। ठीक है, आपको स्मार्टली एआई को यूज करना है, रेदर देन आप बस एक वेग मैनर में यूज करने जा रहे हो। ठीक है, सो इसका सोल्यूशन क्या है, इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? अब इसका सोल्यूशन है कि यू हैव टू इफेक्टिवली यूज टोकन। ठीक है, इफेक्टिवली एंड सस्टेनेबली, व्हाट यू हैव टू डू, यूज टोकन्स। ठीक है, तो अब मैं जब कह रहा हूं कि यू हैव टू इफेक्टिवली और सस्टेनेबली यूज टोकन, तो इससे मेरा मतलब क्या है? इससे मेरा मतलब है कि आप सिर्फ वेग प्रॉम्प्टिंग मत करो अपने असिस्टेंट को, या फिर आप बेसिकली जहां पे भी अगर आप सॉल्यूशंस बना रहे हो या फिर आप सिर्फ एज एन असिस्टेंट एक एलएलएम या एआई को यूज कर रहे हो, तो आप वेगली यूज मत करो सब कुछ। ठीक है, आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्निक्स होती है टू इम्प्रूव टोकनाइजेशन, टू इम्प्रूव कॉस्ट। ठीक है, ताकि आपका कॉस्ट एक्सपेंडिचर कम हो, आपका टोकन एक्सपेंडिचर कम हो। ठीक है, मी एज एन एआई डेवलपर, मैं अपने हर एक वर्कफ्लोज में, हर एक लेट्स से सॉल्यूशन में ट्राई करता हूं कि लेस नंबर ऑफ टोकन्स विद दैट मच नंबर ऑफ क्वालिटी और प्रिसीजन मेरे पास रिस्पॉन्स आए। ठीक है, तो ये एक आगे मैंने एक एजेंटिक एआई डेवलपर की जॉब क्या होती है उस पर एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक मैं दे दूंगा। लेकिन उसका भी एक ही पार्ट है कि टू मेक अ पर्टिकुलर सोल्यूशन सस्टेनेबल इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड टोकन्स। ठीक है, टोकन ज्यादा का मतलब आप लेजेंड नहीं हो कि अगर आप टोकन ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो, इसका मतलब आप एक फुलिश मैनर में आप अपने एआई असिस्टेंट को यूज कर रहे हो। ठीक है, सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम जो टोकन्स का कंजप्शन है, ठीक है, जो टोकन्स का कंजप्शन है उसको कैसे रिड्यूस करे, रिड्यूस करना है, लेकिन विदाउट विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज इन क्वालिटी। ठीक है, ये आज के हमारी वीडियो का मेन पर्पस है कि हमें टोकन कंजप्शन कम करना है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इन क्वालिटी। इससे क्या होगा, इससे अगर टोकन का कंजप्शन कम है तो आपकी कॉस्ट अपने आप कम होगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि हाउ कैन वी ऑप्टिमाइज टोकन कंजप्शन, या फिर हम कॉस्ट को कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है, सो उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इनको आप पॉइंट्स मानो, मेथड्स मानो, या फिर अप्रोचेस मानो, बट दीज कैन लिटरली हेल्प यू टू ऑप्टिमाइज योर प्रॉम्प्ट्स। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सबसे पहले, सॉरी नॉट प्रॉम्प्ट, योर टोकन्स कंजप्शन और योर कॉस्ट कंजप्शन। ठीक है, so सबसे पहला मेथड जो है वो आता है प्रॉम्प्ट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, जो आपका प्रॉम्प्ट है उसको हम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो उससे पहले आप एक चीज समझो कि जब मैं कहता हूं कि टोकन्स, सो टोकन से मेरा मतलब ये नहीं है कि जो सिर्फ रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है। ठीक है, टोकन्स आपके दोनों काउंट होते हैं। टोकन्स में आपका क्या क्या काउंट होता है? आपका काउंट होता है इनपुट टोकन एंड आपका आउटपुट टोकन। ठीक है, ये दोनों मिला के आपका एक टोटल टोकन्स बनाते हैं। तो इनपुट टोकन्स आपका क्या हुआ, जो कि आपने रिक्वेस्ट भेजी। ठीक है, और आउटपुट टोकन आपका क्या हुआ, जो कि आपका रिस्पॉन्स आया। समझे? अब इस चीज को समझो, जब मैं कह रहा हूं कि मेरा इनपुट टोकन, जो मेरा इनपुट टोकन है वो मेरी रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट में मैं क्या करता हूं, रिक्वेस्ट में बेसिकली प्रॉम्प्ट ही तो लिखता हूं। समझ रहे हो? तो अब बात यह है कि यार जब मैं रिक्वेस्ट में प्रॉम्प्ट ही कर रहा हूं तो मैं रिक्वेस्ट को कैसे ऑप्टिमाइज करूं। सबसे बड़ी बात, आपको दोनों चीजों को ऑप्टिमाइज करना है। तो अगर आपको पता हो तो मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसका नाम है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में हम यही चीज सीखते हैं कि हाउ कैन वी इफेक्टिवली राइट आवर प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो अब जब मैं कहता हूं कि हम प्रॉम्प्ट को ऑप्टिमाइज करेंगे, उससे मेरा मतलब क्या है?
देखो यार, अगर आपने एक रिक्वेस्ट भेजी जो कि है, आपने मान लो एक रिक्वेस्ट लिखी, रिक्वेस्ट प्रॉम्प्ट लिखा जो कि था आपका 10 लाइन का, ठीक है, लेकिन उसका जो रिस्पॉन्स आया ना वो सिर्फ 1 लाइन का आया, तो क्या ये रिक्वायर्ड था? ये अपने आप से पूछो, क्या 10 लाइन का प्रॉम्प्ट रिक्वायर्ड था जब मेरी प्रोसेसिंग होने के बाद सिर्फ 1 लाइन का आंसर आया? तो क्या मैं अपने प्रॉम्प्ट को ऑप्टिमाइज कर सकता हूं? और लेट्स से मैंने लिखा कि यू आर अ वेरी हेल्पफुल असिस्टेंट, यू कैन डू दिस फॉर मी, यू कैन डू दैट फॉर मी, बट वेदर इट इज नीडेड, लेट्स से अगर मुझे सिर्फ पूछना है कि अगर मुझे मान लो एक टॉपिक है, टॉपिक का नाम ले लेते हैं, लेट्स से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ही ले लेते हैं, ठीक है, मुझे पूछना है कि जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, ठीक है, इसके बारे में मुझे बताओ। अब मैं इसके बारे में 2-3 तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है, मैं लिख सकता हूँ कि यू आर अ वेरी गुड हेल्पिंग असिस्टेंट, यू जस्ट टेल मी अबाउट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ब्ला ब्ला ब्लू ब्लू, ठीक है, बट क्या वो मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है, मैं सिर्फ इतना भी तो लिख सकता था, एक्सप्लेन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, मैं ये भी तो लिख सकता था, इससे मेरा काम हो जाएगा ना, मुझे सिर्फ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में चाहिए। तो अब समझे आपने, अगर एक आपने 10 लाइन का प्रॉम्प्ट लिखा होता तो उसमें आपके टोकन्स बहुत ज्यादा कंज्यूम हुए होते, लेकिन जब वही चीज आपने एक नॉर्मल से प्रॉम्प्ट में लिख दी तो उससे भी आपको सेम रिस्पॉन्स मिला, समझ रहे हो? अब कुछ लोग कहेंगे कि ठीक है, मान लिया हमने आपका 10 लाइन का प्रॉम्प्ट 1 लाइन से चेंज कर दिया, बट इसमें क्वालिटी भी तो मैटर करती है, कि 10 लाइन से क्या पता मुझे अच्छी क्वालिटी मिले, 1 लाइन से क्या पता मुझे उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं मिले, ठीक है, या फिर सिंपली अगर मैं इतना वेगली डिफाइन करूं तो क्या क्वालिटी अच्छी नहीं मिले। सो अगेन दैट डिपेंड्स कि आपका यूज केस क्या है, बट आई एम डैम श्योर, मैं 2 साल से जेन एआई की फील्ड में हूं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको हर चीज करने के लिए 10-10 या 20-20 लाइन के प्रॉम्प्ट्स लिखने हैं या आपको उसको बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत है। नाउ डेज एलएलएम मॉडल्स आर सो मच इवॉल्व्ड कि यू डोंट नीड दोस काइंड्स ऑफ descriptive prompt, though it's good to have a descriptive prompt, but try to make it crisp, contextful, and try to remove the noises from your prompt, समझ रहे हो? तो ये है आपकी पहली बात कि हम प्रॉम्प्ट ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। अगली बात है कंटेक्स्ट स्ट्रीमिंग। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कंटेक्स्ट स्ट्रीमिंग, ठीक है। अच्छा, एक चीज अभी मैंने कंटेक्स्ट स्ट्रीमिंग में जाने से पहले अभी हमने बात करी कि इनपुट टोकन्स को तो हम कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज और आती है कि आउटपुट टोकन्स। अब आउटपुट टोकन तो रिस्पॉन्स है, उसको कैसे कंट्रोल करूं मैं? तो भैया उसको कंट्रोल करने के लिए मैंने यहाँ पे एक चीज लिख रखी है कि रिड्यूस आउटपुट टोकन्स कैसे कर सकते हैं। तो उसको मैं पहले बताता हूँ कि रिड्यूस आउटपुट टोकन्स क्या होता है। जब मैं कह रहा हूँ कि रिड्यूस आउटपुट टोकन्स, सो यू कैन इवन ट्राई टू लेट्स से कंट्रोल योर आउटपुट, कि एलएलएम से आपको कैसा आउटपुट चाहिए। तो एक जब भी आप एलएलएम कॉल करते हो तो वहां पे एक आपका सेटिंग्स होती है कि मैक्स आउटपुट टोकन्स, ठीक है, या फिर और अलग अलग एलएलएम्स की अलग अलग हो सकती है, अलग अलग एलएलएम्स कॉल्स की मैक्स आउटपुट टोकन्स या फिर मैक्स आउटपुट या मैक्स आउटपुट साइज, ऐसे करके ना एक फील्ड होती है। तो ये जो फील्ड होती है इसका मतलब क्या है, अगर आप इसको मैक्स आउटपुट साइज को लेट्स से आपने सेट कर दिया 5000, सो अब जो चाहे कुछ भी क्वेश्चन आप उससे पूछो, आपका रिस्पॉन्स कभी भी 5000 कैरेक्टर्स, सॉरी 5000 टोकन्स को क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द वे कि आप आउटपुट टोकन्स को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। दूसरा जो तरीका है आउटपुट टोकन्स को कंट्रोल करने का वो है, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा होगा, ओके यहाँ पे नहीं लिख रखा, मैं बता देता हूँ। दूसरा तरीका जो है वो है आपका स्ट्रक्चर्ड आउटपुट। स्ट्रक्चर्ड आउटपुट से मेरा मतलब क्या है? जब मैं कह रहा हूं कि स्ट्रक्चर्ड आउटपुट, तो अगेन know your LLM calls. First thing is you should always understand how your LLM works, how you can play around with LLM settings. अगर LLM settings के बारे में आपको जानना है तो उसकी भी एक वीडियो है, मैं लिंक दे दूंगा यहाँ पे। तो LLM settings के बारे में जानो कि आप आउटपुट टोकन्स को कैसे लिमिट कर सकते हो, आप स्ट्रक्चर्ड आउटपुट कैसे जनरेट करा सकते हो। सो एक है ना आउटपुट फॉर्मेट नाम की एक फील्ड होती है आपके LLM सेटिंग्स में। अगर आप उसको लेट्स से मैंने जेसन कर दिया या फिर मैंने एक स्कीमा दे दिया, ठीक है, लेट्स से मैंने इसको यूजर का एक स्कीमा दे दिया, तो अब जो मेरा आउटपुट फॉर्मेट है ना वो हमेशा इस स्कीमा में आएगा, समझ रहे हो? अब रेदर देन वो एक लंबा सारा मैसेज की जगह वो इस फॉर्मेट में आउटपुट टोकन मिलेगा मुझे। तो एक ये स्ट्रक्चर्ड आउटपुट फॉर्मेट ये आप हमेशा डिफाइन कर सकते हो, कैसे भी आप प्रॉम्प्ट में भी डिफाइन कर सकते हो,
आप आउटपुट फॉर्मेट इन स्कीमा भी डिफाइन कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। बट हमेशा ट्राई करो कि आपको स्ट्रक्चर्ड आउटपुट मिले, उससे भी आपका आउटपुट टोकन कम होता है। ठीक है, एक चीज और मेरे दिमाग में भी आई, अगर मुझे लेट्स से इनपुट टोकन्स को कम करना है, ठीक है, तो मैं एक तरीका और है कि इनपुट टोकन्स को कम कर सकता हूं, वो है आपका सिस्टम प्रॉम्प्ट। समझ रहे हो? सिस्टम प्रॉम्प्ट को, क्योंकि देखो सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या है, सिस्टम प्रॉम्प्ट इज कांस्टेंट एवरीवेयर, सो यू कैन ट्राई टू कैश इट। अगर आप सिस्टम प्रॉम्प्ट को कैश कर दोगे तो बार बार कॉल नहीं होगा, समझ रहे हो, बार बार वो टोकन्स में कंज्यूम नहीं होगा। व्हाट डू मीन बाय कैश? मैं कहना चाह रहा हूं कि आप इसको कंटेक्स्ट में रख लो, rather than आप हर एलएम कॉल में सिस्टम प्रॉम्प्ट भेजो। आप कंटेक्स्ट में कैसे रखते हैं? कंटेक्स्ट में रखने के लिए आप मेमोरी डिजाइन कर लो और वहां पे आप हमेशा आपका सिस्टम प्रॉम्प्ट रखो। समझ रहे हो? तो ये एक तरीका है कि आप और इनपुट टोकन को और अच्छा ऑप्टिमाइज कर सकते हो और कम यूज ले सकते हो इनपुट टोकन्स को। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो हमने बात कर ली प्रॉम्प्ट ऑप्टिमाइजेशन की, हमने बात कर ली कंटेक्स्ट स्ट्रीमिंग। कंटेक्स्ट स्ट्रीमिंग, अच्छा अब हम कंटेक्स्ट स्ट्रीमिंग की बात नहीं करी। कंटेक्स्ट स्ट्रीमिंग इज दिस ओनली कि लेट्स से मेरे पास एक चैट बॉट है, लेट्स से मैं एक क्लॉड का एक सेशन है, उस सेशन की आईडी है UID 123। ठीक है, ये एक सेशन आईडी है, ठीक है, या UID यूजर आईडी होगी, सॉरी, SID 123। ठीक है, ये मैं एक सेशन चला रहा हूँ। अब ये जो सेशन है, इस सेशन में लेट्स से मैंने बहुत सारी बात कर ली कि पहले मैंने कुछ पूछा, मतलब उसने कुछ रिस्पॉन्स दिया, फिर मैंने कुछ पूछा, फिर उसने रिस्पॉन्स दिया, मैंने पूछा, वगैरह वगैरह करके बहुत सारी बात हो गई। लेट्स से यहाँ पे 200 रिक्वेस्ट की बात हो चुकी है। ठीक है, अब मैं इसी चीज को वापस से यूज करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मतलब इसी सेशन में मैं आगे एक बात और करना चाह रहा हूँ। तो जब मैं इस सेशन में एक बात और करना चाह रहा हूँ ना, तो उसके लिए मेरे पास दो तरीके हैं। क्या दो तरीके हैं? पहला कि मैं अगेन यहाँ पे एक रिक्वेस्ट भेज दूं, ठीक है, वापस से मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। बट अब उस रिक्वेस्ट में होगा क्या? मान लो ये सेशन मैंने पहले चलाया फिर बंद कर दिया, अब मैंने वापस से स्टार्ट किया, तो ये पूरा कंटेक्स्ट वापस लेगा और फिर इस कंटेक्स्ट को आपकी नई रिक्वेस्ट के साथ भेजेगा। समझ रहे हो? तो जो कंटेक्स्ट हिस्ट्री है, वो कैसे, कंटेक्स्ट हिस्ट्री प्लस न्यू यूजर रिक्वेस्ट, ये एक साथ जाएंगी। समझ रहे हो? अब समझो कि जब 200 रिक्वेस्ट की एक साथ पूरी कंटेक्स्ट हिस्ट्री जाएगी तो कितना ज्यादा इनपुट टोकन बढ़ेगा। तो उसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रेदर देन मी सेंडिंग द होल कंटेक्स्ट हिस्ट्री, मैं क्या करूंगा, मैं इसको समराइज करके भेजूंगा। समझ रहे हो? अब इसको समराइज कैसे करें? तो अगर आपने क्लॉड कोड यूज किया है तो क्लॉड कोड में एक कमांड होता है स्लैश कॉम्पैक्ट। ठीक है, उस कमांड का काम क्या है? उस कमांड का काम यही है कि जब सेशन का कंटेक्स्ट लिमिट फुल होने लग जाए तो उसको कम कर दो। इससे आपका इनपुट टोकन का साइज भी कम होगा और आपके टोकन्स कंजप्शन भी कम होगा और आपकी कॉस्ट भी कम होगी। तो ये हो गया आपका कंटेक्स्ट स्ट्रीमिंग का तरीका। यही नहीं, और भी तरीके कि चंकीफाई कर दो, आप चंक्स यूज कर सकते हो, ये बहुत हेल्पफुल है आपके रैग ऑप्टिमाइजेशन में। लेट्स से इसमें मैंने लिखा होगा रैग ऑप्टिमाइजेशन का भी, यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो रैग नेक्स्ट चीज रैग ऑप्टिमाइजेशन ओनली। क्योंकि रैग ऑप्टिमाइजेशन की अगर बात करें तो पहले रैग ऑप्टिमाइजेशन कर लेते हैं, मॉडल राउटिंग भी समझ लेंगे। रैग ऑप्टिमाइजेशन से मेरा मतलब क्या है? देखो रैग में क्या होता है, हम रैग में क्या करते हैं, हम रैग में एक डॉक्यूमेंट लेते हैं, उस डॉक्यूमेंट को वेक्टर्स या फिर एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, और फिर इसके ऊपर सर्चेस करते हैं। समझ रहे हो? तो ये आपका रैग बेस, मोटा मोटा बेसिक सा रैग है। अब इसके भी बहुत सारे तरीके हैं, रैग को ऑप्टिमाइज करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, रेदर देन आप हमेशा सर्च करो पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर, आप चंक्स के ऊपर सर्च कर सकते हो, आप चंक्स को एम्बेड कर सकते हो जो भी आपके रेलेवेंट है। समझ रहे हो? तो चंकिफिकेशन या चंकिफिकेशन पता नहीं इवन टर्म है कि नहीं है, बट चंकिंग, ठीक है, ये जो एक टर्म है इसके बारे में पढ़ो कि आप कैसे एक 200 लाइन के डॉक्यूमेंट को सिर्फ 50-50 लाइन के 4 चंक्स कन्वर्ट करके आप अपना कितना अच्छा रैक का मेमोरी बचा सकते हो और रैक की कॉस्ट बचा सकते हो। समझ रहे हो? तो ये भी एक ऑप्टिमाइजेशन का तरीका है। देन हम बात करते हैं मॉडल राउटिंग की। अब मॉडल राउटिंग तो अगर आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपने मान लो कोपायलट यूज लिया है, ठीक है, तो कोपायलट में अगर आपने एक मोड देखा होगा, ऑटो मोड, वो है आपका मॉडल राउटिंग। मॉडल राउटिंग से मेरा मतलब क्या है, एक चीज आप हमेशा समझो, लोगों के दिमाग में क्या एक
मिथ है या फिर एक दिमाग में गलत फहमी है कि अगर मैं लेट्स से क्लॉड का लेटेस्ट मॉडल क्या है 4.7 ओपस 4.7, लेट्स से कि मैं ओपस 4.7 यूज ले रहा हूं, तो भाई मेरा सारे रिस्पॉन्स हाईली एक्यूरेट और क्वालिटी के साथ आएंगे, ठीक है। बट ये जरूरी नहीं है, मतलब क्वालिटी अच्छी आएगी बट ओपर 4.7 है एक रीजनिंग मॉडल, समझ रहे हो, ये है एक रीजनिंग मॉडल। आपको मान लो आपकी रिक्वेस्ट थी हाय हेलो वाली, चैटबॉट वाली, आपको हाय हेलो वाली रिक्वेस्ट में रीजनिंग मॉडल की नीड क्या है? रीजनिंग मॉडल उन्होंने बनाया है इसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो आपको इस डेली डेली बेसिस वाले रिक्वेस्ट के लिए आपको ओपस 4.7 क्यों चाहिए, समझ रहे हो। तो ये भी एक तरीका है कि आप अपने कॉस्ट को कम कर सकते हो, अपने टोकन कंजप्शन कम कर सकते हो। कैसे? आप क्या करो, आप मॉडल राउटिंग को फॉलो करो, यानी कि आपके पास इधर इफ यू कैन क्रिएट योर ओन ऑटो मोड ऑफ मॉडल राउटिंग देन गुड, या फिर हमेशा ऑटो मोड में रखो। तो ऑटो मोड में क्या होता है, मॉडल हमेशा क्लॉड में आई गेस अभी ये फीचर अवेलेबल नहीं है, बट ऑटो मोड में होता क्या है कि जो क्लॉड है या फिर जो कोड पायलट है या फिर कर्सर में इट इज इन कर्सर, वो क्या करता है कि लेट्स से आपकी अगर बेसिक सी रिक्वेस्ट है, बेसिक रिक्वेस्ट है आपकी, वो अगर जा सकती है आपके हाईक्यू के पास में, ठीक है, तो वो हाईक्यू को आपकी रिक्वेस्ट भेजेगा। वो अगर बेसिक हाई हेलो वाली रिक्वेस्ट है तो हाईक्यू को भेजेगा। लेट्स से आपने एक डीएसए का प्रॉब्लम पूछ लिया, तो वो आपके रीजनिंग मॉडल को भेजेगा, समझ रहे हो, या कोडेक्स को भेजेगा, कोडेक्स भी रीजनिंग मॉडल है आपका, ठीक है। तो आप मॉडल राउटिंग करो, हमेशा अपने मॉडल्स को डिफाइन कर लो, कैटेगराइज कर लो डिफरेंट डिफरेंट टीयर्स में, कि भाई अगर मैं मेरे को अगर बेसिक डेली जॉब्स करनी है तो मैं हाईक्यू को यूज करूंगा, अगर मुझे कॉम्प्लेक्स रीजनिंग करनी है तो मैं इनको यूज करूंगा, अगर मुझे बेसिक रीजनिंग करनी है तो मैं सोनेट वगैरह यूज करूंगा, समझ रहे हो। तो इस तरीके से आप अपनी कॉस्ट को बचा सकते हो, अपने टोकन कंजप्शन को बचा सकते हो विदाउट इवन कॉम्प्रोमाइजिंग विद द क्वालिटी, समझ रहे हो। इस पूरी वीडियो का पर्पस यही है कि हम कैसे टोकन्स को कम करें कंजप्शन उनका विदाउट इवन कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी, ठीक है। सो मॉडल राउटिंग ऐसे हेल्पफुल है आपके लिए। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, विच इज रैग ऑप्टिमाइजेशन की हमने बात कर ली, देन इज बैच रिक्वेस्ट, ठीक है। बैच रिक्वेस्ट इज अगेन अ वेरी गुड एग्जाम्पल कि आप कैसे अपनी कॉस्ट को बचा सकते हो, ठीक है। देखो मान लो मेरे पास एक लेट्स से एक रिक्वेस्ट है जिसमें आई वांट टू डू कि एक्सप्लेन, ठीक है, पहले मैं चाहता हूं कि एक्सप्लेन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ठीक है, या फिर लेट्स से पहले मैं चाह रहा हूं कि एक्सप्लेन मी ओनली प्रॉम्प्ट, ठीक है, व्हाट इज प्रॉम्प्ट, देन एक्सप्लेन मी टोकन्स, ठीक है, देन एक्सप्लेन मी लेट्स से एलएलएम्स, ठीक है। तो मान लो ये तीन रिक्वेस्ट मैंने करी, पहली दूसरी तीसरी, मैंने तीन एलएलएम कॉल करी, ठीक है, तीन एलएलएम कॉल हुई, ठीक है, इस पूरी तीन डिफरेंट उसके लिए। तो रेदर देन मैं तीन एलएलएम कॉल करूं, मैं इसको बैच कॉल भी तो कर सकता हूं, मतलब मैं इन तीनों रिक्वेस्ट को कंबाइन करूं, एक्सप्लेन प्रॉम्प्ट टोकन्स एंड एलएलएम्स, समझ रहे हो। रेदर देन टू कॉल्स मैंने एक, रेदर देन थ्री कॉल्स मैंने एक कॉल में अपना काम कर दिया, समझ रहे हो। तो ये भी एक तरीका है कि आप अपने बैच कॉल्स कर सकते हो, ठीक है। आजकल क्लाउड वगैरह में बैच प्रोसेसिंग की एलएलएम कॉल्स भी अवेलेबल है, उनके एंड पॉइंट्स भी अवेलेबल है, तो आप बैच कॉल्स को यूज ले सकते हो अपने एलएलएम्स का टोकन कंजम्पशन को कम करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज इज अवॉइड एलएलएम वेयर नॉट नीडेड, ये मैंने अपनी हर वीडियो में कहा है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज अवॉइड एलएलएम वेयर नॉट नीडेड। देखो एक चीज मैं हमेशा कहता हूं, जैसे रफ्तार भाई ने एक चीज कही थी ना, तो मेरे को भी एक बात कही थी किसी ने कि अ गुड सोल्यूशन और अ गुड एआई सोल्यूशन इज नॉट विच इज कंप्लीटली नॉन डिटर्मिनिस्टिक, बट अ गुड सोल्यूशन इज व्हाट विच इज अ बैलेंस ऑफ नॉन डिटर्मिनिस्टिक एंड अ डिटर्मिनिस्टिक अप्रोचेस, समझ रहे हो। इसका मतलब क्या है, सीधी भाषा में कहूं तो अवॉइड एलएलएम्स wherever you can, wherever you can, समझ रहे हो, ये एक बहुत बड़ी बात है, अवॉइड एलएलएम्स वेरेवर यू कैन। भाई आज से कुछ टाइम पहले
भी तो हम कोडिंग कर रहे थे, आज से कुछ टाइम पहले भी तो हम हमारे जो बेसिक ऑपरेशन उनको करते थे। मान लो मुझे एक स्ट्रिंग है, ठीक है, उस स्ट्रिंग में, यही स्ट्रिंग है मान लो, अवॉइड एलएलएम्स, इस स्ट्रिंग में मुझे कुछ पैटर्न मैचिंग करनी है, तो मुझे इसके लिए एलएलएम कॉल क्यों चाहिए? मैं इसके लिए क्या यूज ले सकता हूँ, सीधा सीधा रेजेक्स यूज ले सकता हूँ ना। मुझे एलएलएम कॉल क्यों चाहिए, मैं इसको क्यों भेजूं उसमें कि भाई मुझे बताओ कि इसके अंदर वॉइड है कि नहीं है? मैं एलएलएम डायरेक्ट रेजेक्स यूज ले सकता हूँ, या मैं एल्गो लिख सकता हूँ इसके लिए कुछ, समझ रहे हो? तो ये भी तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पार्ट है। पहले एक क्वेश्चन होता है ना डीएसए का, कि अवॉइड एलएलएम अगर एक स्ट्रिंग है तो फाइंड द सबस्ट्रिंग वॉइड, हाउ मेनी टाइम्स सबस्ट्रिंग वॉइड इज अपीयरिंग इन दिस पर्टिकुलर मेन स्ट्रिंग। करते हो ना, उसका भी एल्गो लिखते हो ना, तो हम उसको उसको ऐसे क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों इसको पूरी स्ट्रिंग को एलएलएम को भेज रहे हैं? और क्या तरीके हैं अवॉइड एलएलएम के? रेजेक्स है, आपके रूल सेट्स हैं। ट्राई टू क्रिएट रूल सेट्स। पहले भी तो रूल सेट बनाते हैं। रूल सेट क्या होते हैं? आपके हुक्स होते हैं रूल सेट्स के अंदर, की लेट्स से मेरे को कुछ प्रोसेसिंग करनी है, उससे पहले मैं उसके लिए कुछ रूल्स लिखूंगा कि ये रूल्स अगर फॉलो हो रहे हैं तो ही कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं होनी चाहिए। तो ये तरीके हैं आपके एलएलएम कॉल्स को, या फिर एलएलएम कॉल्स को हटाने का और अवॉइड करने का, जहां पे आप कर सकते हो। सो ये आपकी वीडियो थी कि आप कैसे अपने टोकन कंजम्पशन को कम कर सकते हो, ठीक है। अब इसको मैं अगर समराइज करूं पूरे एक बेसिक से फ्लो चार्ट में, तो मैं इसको समराइज करने के लिए, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं। आप एक आइडियल फ्लो आपका क्या हो सकता है अगर आपको एक एलएलएम कॉल करनी है? तो लेट्स से आपकी ये यूजर रिक्वेस्ट है, ठीक है। आप अपने अपनी कंपनी में इस चीज को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। एक यूजर रिक्वेस्ट है, rather than directly sending it to LLM, first send it to a router. What could be a router? Router could be any cheap LLM, ठीक है। या फिर जरूरी है चीप LLM हो, ये रूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, रूल सेट भी हो सकता है। देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन हैव अ कंटेक्स्ट फिल्टर। मैंने अभी जो बात करी कि rather than sending the whole chat history या फिर कंटेक्स्ट हिस्ट्री, आप उसको चंक्स में भेजो या समराइज करके भेजो, ठीक है। तो एक कंटेक्स्ट फिल्टर होगा जिसका काम यही होगा कि वो एक्स्ट्रा इनरेलेवेंट नॉइस को कम करे, ठीक है। देन हैव एलएलएम बट यूज ओनली व्हेन नीड। फिर उसके बाद आपकी एक रखो आप कैशे लेयर, जिसमें क्या हो सकता है, लेट्स से आपने यहाँ पे कोई एक रिक्वेस्ट प्रोसेस करी, तो अगर सेम रिक्वेस्ट वापस आई तो वो रेदर देन एलएलएम से जाए, वो डायरेक्टली कैशे से आपकी रिट्रीव हो जाए। अगर सेम रिक्वेस्ट वापस आ रही है, अगर मैंने यहाँ पे पूछा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, तो रेदर देन वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पूरा ये फ्लो कॉल करे, वो डायरेक्टली कैशे से प्रॉम्प्ट को कॉल कर ले, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का डेटा को कॉल कर ले, ठीक है। तो ये आपकी एक तरीका हो सकता है आपका टोकन कंजप्शन को कम करने का, जिससे कि आपकी कॉस्ट कम हो। देखो एक चीज समझो, जो पूरे जो डेवलपर्स है, या जो जितना भी एआई वर्ल्ड अभी चल रहा है, एआई का जो एक बबल चल रहा है, उसमें सब लोग क्या गलती कर रहे हैं? सब लोग को लग रहा है कि वाइब कोडिंग इज द फ्यूचर। नहीं, देखो मैं एक चीज बोलता हूँ, मैंने शायद दूसरी वीडियोस में भी बोला है, वाइब कोडिंग करने से बढ़िया है आप ऑगमेंटेड कोडिंग करो, ऑगमेंटेड इंजीनियरिंग करो। उससे मेरा मतलब क्या है, यू स्टे अवेयर ऑफ द आर्किटेक्चर, यू स्टे अवेयर ऑफ द हाउ रिक्वेस्ट आर प्रोसेसिंग, हाउ रिस्पॉन्स आर कमिंग, ताकि आपके कंट्रोल में चीजें रहे, स्टिल यू आर द ओनर ऑफ द कोड, rather than you being totally relying on AI। आप एआई को अपने एक्सलरेशन के लिए यूज लोगे, ठीक है। और लिटरली एआईज आर मेंट फॉर दिस ओनली, कि वो एक्सलरेटेड कोडिंग या एक्सलरेटेड डेवलपमेंट में करे आपके। मैं क्या कहता हूं, रेदर देन टोकन्स कंजप्शन, या फिर किसने कितना टोकन कंज्यूम किया है, कंपनीज को अपने एम्प्लॉयज को मेजर करना चाहिए उनके डिलीवरेबल्स में। उनके डिलीवरेबल्स अगर पहले 10 दिन में आ रहे थे और अब अगर उनके डिलीवरेबल्स 3 दिन में आ रहे हैं, तो वो एक अच्छे एआई कोडर हैं। क्यों? क्योंकि अगर लेट्स से मुझे एक कैशे लेयर डेवलपमेंट में, या फिर लेट्स से मुझे एक नोटिफिकेशन सिस्टम डिजाइन करने में नॉर्मल स्प्रिंट में 6 दिन लगते थे, तो अब मुझे अगर मैं उसको 2 या 3 दिन में कर पा रहा हूं, तो दैट मीन्स कि आई एम अ रियली गुड कोडर, प्लस आई नो हाउ टू यूज एआई। समझ रहे हो? तो आजकल इन 2026 द रियल स्किल इज नॉट यूजिंग द एआई, समझ रहे हो? द रियल स्किल इज नॉट बिल्डिंग विथ एआई, बट इट्स लाइक बिल्डिंग एफिशिएंटली एंड सस्टेनेबली विथ एआई। अब अगर आपको कोई और टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है।
बाकी मैंने कुछ टॉपिक्स सोच रखे हैं अबाउट द रोड मैप ऑफ द जनरेटिव एआई और एजेंटिक एआई, उसके बारे में हम वीडियोस बनाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड मेंशन व्हाट पार्ट ऑफ द वीडियो लाइक द मोस्ट इन द कमेंट सेक्शन। एनी डाउट्स, प्लीज feel free to share in the comment section. I'll try to address all the doubts, and you can connect me over LinkedIn also and can ask me doubts there too. Thank you so much. Let's see in next video.